सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। नाज़रीन, प्रोग्राम के एक और ताज़ा तरीन शुमारे में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं और प्रोग्राम के मेज़बान अपने मुकर्रर वक्त पे आपके फेवरेट ब्रेकफास्ट शो को आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं। नाज़रीन, एक नए हफ्ते का आगाज़, एक नया दिन, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया मौका अपने ख्वाबों को पूरा करने का, अपने जो मंसूबे आधे अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करने का। अक्सर ये होता है कि हम ज़िंदगी में ख्वाब देखते हैं, मुख्तलिफ़ नवीयत के ख्वाब, मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाब, हर तरह के ख्वाब, छोटे ख्वाब, बड़े ख्वाब, लेकिन फिर अपने ही ख्वाबों से डर जाते हैं, अंजाम की फ़िक्र करते हैं कि अगर कोशिश हमारी रंग नहीं लाई, ख्वाब पूरे नहीं हुए, नाकामी मिली तो क्या होगा। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनका मानना ये है कि हम कोशिश तो करेंगे, विल गिव इट आवर बेस्ट शॉट, फिर अंजाम जो हो या तो कामयाबी मिलेगी या फिर एक नया तजुर्बा हो जाएगा। और हर कोई तजुर्बा एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में हमें सिखाता है, एक नई सीख देता है और यही तजुर्बों का मजमुआ जो है ज़िंदगी कहलाता है। और फिर ज़िंदगी में जब इंसान कभी गिर जाता है, कभी मुश्किल हालात आते हैं, कभी कठिनाइयों का सामना होता है, तो इन्हीं तजुर्बात को रिकॉल करके, इन्हीं से सीख लेके फिर से उभरता है, फिर से उठता है, फिर से एक नई शुरुआत करता है। तो इसी जज्बे के साथ, इसी नेक सोच के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। गुड मॉर्निंग JNK के एक और शुमारे का आगाज़ करते हैं। आज भी अखबारात की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाएँगे, कुछ स्पेशल मैसेजेस पहुँचाएँगे, एक बहुत ही मोतबर और मोअज़्ज़ज़ शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएँगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम कुछ अपडेट्स आप तक पहुँचाते हैं वेदर, ट्रैफ़िक और कोविड के हवाले से। तो देखते हैं आज क्या अपडेट्स हैं। चलते हैं अपनी साथी एंकर पर्सन नाज़िया के पास। शुक्रिया मार भाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी तरफ से प्यार भरा, खुश असलूबी वाला और एहतराम वाला इस्तकबाल कबूल कर ले। जैसे अमार भाई ने बोला, प्रोग्राम के आगाज़ में हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते हैं। शुरू करते हैं ट्रैफ़िक अपडेट से। महकमा ट्रैफ़िक की तरफ से हमारे पास ये इतलात मौसूल हुई है कि आज सुबह 7 बजे से 11 बजे तक छोटी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने की इजाज़त होगी। अलबत्ता उनको 11 बजे तक काजीगुंड को क्रॉस करना पड़ेगा। इसी तरह जो हैवी व्हीकल्स है उनको भी जाने की इजाज़त होगी, लेकिन उनको जवाहिर टनल और लिबडोरा के पास जो पहले ही दरमांदा फंसी गाड़ियाँ हैं उनके पहले निकलने के बाद उनको इजाज़त दी जाएगी। अगर हम महकमा मौसमियात की इतलात को मद्देनज़र रखें तो आज श्रीनगर और जम्मू में अबर आलूद मौसम रहने के इम्कानात है और थोड़ा सा गरज चमक के साथ बारिश के छींटे भी देखने को मिलेंगे। दर्जे हरारत की बात करें तो श्रीनगर में आज ज़्यादा से ज़्यादा 27 और कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस के इम्कान है और जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 35 और कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस के इम्कान है। कोविड के रिपोर्ट्स भी हम आपको प्रोग्राम के आगाज़ में ही बताते हैं। अगर इस तिमन रिपोर्टन को नज़र त्राओ कि इसके सन कशीर युस स्वच्छ अथ वबहस मज आमत वलन तो लगभग पतमो 24 घंटों पे 1,141 केस यम ताज़ रिपोर्ट आमद गसन। तथ मज लगभग 699 केस जम्मू पे, 452 केस कशीर पे तो 7 लोग ते अमि बेमार हिंद वजह से अजियान गमत में तिमन मन 4 कशीर पे तो 3 जिम पे। मगर खुश आइन कत ये कि 1,146 लोग ते अम से शफायाब गमत तो तिम पन्न गरन डिस्चार्ज आमद कर। अस पज सारनी अमि वबाहस निश नजात पाउन। अस पज सैनिटाइजेशन, टिश्यूज़, हैंड टिश्यूज़, मास्क बराबर इन इतकन SOPs गवर्नमेंट वनान तितकन फॉलो करन क्या अगर इस यमन चीज़न मज कुन जाए थोड़ा कमी कोताही करो, न सिर्फ अस बल्कि सन अंद पक लोग सन घर हक हमसाय सारनी वात अजाब तो ओवरऑल अम सत कम्युनिटी तो नुकसान वाता। अस सारी करो दुआ खैर कि अल्लाह ताला करन अस अम वबा निश नजात, बेदीन अस रुत सेहत। आमीन आमीन। नाज़िया, सठी अहम कथ वनो तुह। इस बार बार तलकीन तो ये करान, गुजारिश करान कि SOPs तो गाइडलाइंस थो वारिया ख्याल तो यमन करियो फॉलो, युत जन पन पान ते बचाओ तो पन अंद पक पान सत जुड़ित लुक तिम ते बचाओ अम मोहलिक बेमार निश। बेयु ब्याख एडवाइजरी तिमन नफरन खतर यम होम आइसोलेशनस मज, होम क्वारंटीनस मज, तिमन पज रेगुलरली युस पल्स ऑक्सीमीटर तम सत पन मॉनिटर करन पल्स और तम पत पजक वुचुन कि युस पल्स सह ठीक, ऑक्सीजन लेवल ठीक, ताप मा
यह रेगुलर मॉनिटरिंग तिमन करें अगर तिमन बासान ब्रेथलेसनेस अगर तिमन बासान कह तुथ सीवियर सिम्टम तिमन पज़ जल्द अज जल्द हस्पताल गछुन तो मेडिकल असिस्टेंस ततिच अवेल करें क्याजि अगर अस गोश दिमो अगर अस नेग्लिजेंस हावो अगर अस थोड़ा बहुत लापरवाही हावो तो तमिक नतीज हेकि वारिया क्रूठ आसित वारिया मुजिर आसित सेहत खतर बेशु यम होम आइसोलेशनस मज होम क्वारंटीनस मज अशखास आसान तिम थोड़ा बहुत लेफ्ट अलोन फील करान थोड़ा बहुत तन्हाई वो महसूस करते हैं अकेलापन महसूस करते हैं तो हम सब ये कर सकते हैं बतौर उनके दोस्त बतौर उनके रिश्तेदार या जो भी हमारी उनके साथ एसोसिएशन है फ़ोन पे टेलीफोनिकली उनसे राबता कायम कर सकते हैं थोड़ा बहुत उनको ये एहसास दे सकते हैं कि हमें भी उनकी फ़िक्र है हम भी उनके इस गम में शरीक हैं और इंसान को यही चाहिए होता है यही एहसास की ज़रूरत होती है कि एक दूसरा इंसान भी मेरे बारे में फ़िक्रमंद है उसको भी मेरी फ़िक्र है मेरी सेहत की परवाह है वारिया ज़रिए तिम यमो सत गम दफ़ाई इंसानस गसान परेशानी दूर गसान तो तिथि ज़रियो मज ज़रिए मौसीकी यीतिस कालस यह इंसान यथ पहरस मौसीकी बोजान साज बोजान साजस सत हम आहंगी थवन वज आवाज़ बोजान थोड़ा टाइमस खतर अम सम फ़िक्र परेशानी मुश्किलात अमिस मशान तव किन प्रोग्राम किस आगाज मज मौसीकी हज डल तह खतर थवान आज तक सठे खूबसूरत नगमुक इंतखाब थोमुत शाजिया बशीर आवाज़ मज बोजो यह खूबसूरत कशर बात तम पत करो पन्निस मोअज़्ज़ज़ मेहमानस सत मुलाकात जज्बात हरन लफ्ज गछन जाए बनई क्या वन है बदलुक हाल बेपरवाह बनई क्या वन है कथा बोजनुक तवीज यत करहा छुशो कथा बोजनुक तवीज
बदलुक हजे दाइव नहीं क्या राव पकक युद्धलुक हजे दाइव नहीं क्या जज्बात हरन लफ्ज गछन जाइव नहीं क्या वन है बदलुक हार बेपरवाइव नहीं क्या वन है बदलुक हार सुचास दिवनान खाक्तै नायाब छु इंसान सुचास दिवनान खाक्तै नायाब छु इंसान तिलकुस छुकनुन बाजरस प्रथ जाइव नहीं क्या तिलकुस छुकनुन बाजरस प्रथ जाइव नहीं क्या जज्बात हरन लफ्ज गछन जाइव नहीं क्या वन है बदलुक हार बेपरवाइव नहीं क्या वन है बदलुक हार वन है बदलुक हार वन है बदलुक हार वेलकम बैक नाज़रीन सानी कशर मौसीकी छुथी अख ये तसीर अख कैफियत अत मज एहसास तीत्या यिथ कन बह वनान ओसुस तोहे कि केहस कालस खतर छ इंसानस सारी पन दुख पन दर्द पन मुश्किलात मशा तो ये डल वातनो इस प्रोग्राम किस आगाज मज तोह तान तो वन आश तो इश्तियाक तो इंतजार जे आज कमिस मेहमान शख्सियतस छ इस प्रोग्रामस मज दावत दिसमस। नाज़रीन ज़िंदगी में हर किसी की जर्नी हर किसी की स्ट्रगल मुख्तलिफ होती है, मुनफरिद होती है। हर किसी का अपना एक पाथ होता है, अपनी एक राह इंसान चुनता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी राह में मुश्किलें आएँ, थोड़ी सी राह में रुकावटें आएँ तो वो हौसला और हिम्मत हार जाते हैं और फिर कोशिश नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एक टारगेट सेट किया होता है, एक गोल बनाया होता है ज़िंदगी में अपने लिए, और फिर तमाम मुश्किलात के बावजूद वो गोल उनके जहन में रहता है और फिर वो उस राह पे चले ही जाते हैं। वो गोल ही उनकी मोटिवेशन बनता है, एक ड्राइविंग फोर्स बनता है, और सभी जो भी दुश्वारियाँ आती हैं, चैलेंजेस आते हैं उनकी राह में, उनको वो पार कर जाते हैं हंसी और खुशी से। तो इसलिए फोकस, डिटर्मिनेशन और लाइफ में टारगेट होना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसी एक राह हमारे आज के मेहमान ने चुनी, एक अलग राह पे गामज़न हुए और फिर कामयाबी के मराहिल को तय किया, कामयाबी के शिखर, कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ। हमारे आज के मेहमान 11 टाइम्स नेशनल चैम्पियन वुशु स्पोर्ट के हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड विनर हैं और भी बहुत सारे अवार्ड्स, इनामात से उनको नवाजा गया है। मैं बात कर रहा हूँ कुलदीप हुंडू साहब की। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम में सर। थैंक यू। इट्स आवर प्लेजर टू होस्ट यू इन टुडेज़ प्रोग्राम। आपका जो वुशु का करियर रहा है एज अ प्लेयर, एज अ कोच, इट हैज़ बीन अ स्टार स्टडीड करियर, वी ऑल नो दैट। और
न्यूज़ में हम देखते हैं आए दिन आपके इंटरव्यूज़, आपकी अचीवमेंट्स की बातें होती हैं, बहुत कुछ इस स्पोर्ट में आपने अचीव कर लिया है, तो इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज टू होस्ट यू इन टुडेज़ प्रोग्राम। लेकिन सबसे पहले, बिकॉज यू आर द सन ऑफ द सॉइल, आपका ताल्लुक़ हमारी सरज़मीन से है, तो इंसान ने जो माजी में वक्त बिताया होता है ना, तो इंसान तमन्ना करता है कि वो जो वक्त है फिर से आ जाए, मैं फिर से रिलीव उसको करूँगा। कुछ सुनहरे मोमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी यादें होती हैं जो इंसान चाहता है, जिनको चेरिश करता है, और कुछ तल्ख यादें भी होती हैं, कुछ गलतियाँ भी हुई होती हैं माजी में जो इंसान चाहता है कि मैं वापस जाऊँ और फिर उनको करेक्ट करूँ, लेकिन वो मौका नहीं मिलता, दैट्स इम्पॉसिबल। जो बीत जाता है वो दैट्स गॉन। तो हमें ये बताएं कि किस तरह से आपका बचपन कश्मीर में बीता, किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, किन यादों को आप रिकॉल करते हैं? मैं बेसिकली कश्मीर से ही बिलोंग करता हूँ, रैनावारी से जी। मोतिया रैनावारी श्रीनगर से। अच्छा। तो मैं वहाँ पर पैदा हो गया था। तो बड़ा मतलब एक तो पहले मतलब डीवी स्कूल में पढ़ता था, फ्रेंड सर्कल अच्छा था, अपने जो मतलब वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर था, जो वहाँ पर एटमॉस्फेयर मुझे लगता है कि आज मैं पूरा ऑलमोस्ट वर्ल्ड में गया हूँ तो वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है। बिल्कुल जितनी हमारी हॉस्पिटैलिटी आपस में है, नेबर भाईचारा है, ब्रदरहुड, वो कहीं पर नहीं मिलता। बट यहाँ पर कश्मीर में वो अभी भी है। तो वो अभी मैं बड़ा मिस करता हूँ। तो बचपन में मतलब आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। चोरी क्रिकेट क्रिकेट गिंदोस फुटबॉल थे गिंदा मगर बूट दो छनान क्रिकेट तो फुटबॉल मगर घर में मार पड़ती थी। दरअसल मैंने कहा बचने के लिए क्या करे, फिर देन आई ऑप्टेड क्रिकेट। तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट लॉट। तो पढ़ाई भी साथ साथ ही, क्योंकि मैं पंडित कम्युनिटी से हूँ, वहाँ पर बोलते थे पहले भाई आपका मेन टारगेट है पढ़ाई करना, खेलना वाला बंद करो, 24 घंटे पढ़ू। चूरी साहब पे नहीं आ रहा था मगर इस गिनना तो दैट वाज थोड़ा सा मज़ेदार था, क्योंकि ज़िंदगी में घर में थोड़ा फादर साहब थोड़ा सा कभी कभी डांटते थे। रेस्ट ऑफ जो मेरे ब्रदर्स थे, सिस्टर थी, मदर थी, मुझे बड़ा प्यार करते थे। तो फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा था कि मैं मॉर्निंग में घर में चाय नहीं पीता था। जो मेरा फ्रेंड था वो जस्ट नेबरिंग था, उनके जो फादर साहब थे मुझे बहुत अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करते थे। मुझे बुलाते थे खिड़की से, भला बंटा आया, बोला चाय चमो, बंटा मेरा निकनेम था। हाँ, तो सोच में करना सुबह है मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ देते थे। तो फिर मैं चोरी चोरी वहाँ से निकल के वहाँ पर उनके घर में चाय पीता था। तो बड़े प्यारे मोमेंट्स थे उसमें कि स्कूल में जाते थे, डीएवी स्कूल में पढ़ता था मैं, वहाँ पर मतलब एप्पल का ऑर्चर्ड था, नाशपाती का था। तो मैडम से मतलब टीचर से चोरी चोरी बोला सर बाथरूम जाना, वॉशरूम जाना। तो वहाँ पर जाते थे चोरी चोरी, मतलब टांगे से डीएवी स्कूल से मुश्किल वो खाते थे, अगर बागवान पकड़ते थे तो मारते थे। तो दैट वाज चेरिश्ड मोमेंट्स की ज़िंदगी में। तो फिर थोड़ा सा मतलब इसमें स्ट्रगल भी करना पड़ा। तो फिर सडनली फिर आई ऑप्टेड थोड़ा कि क्रिकेट में मुझे दिखा दिया कि मैं बड़ा अच्छा बॉलिंग करता था, बट अच्छा भी खेला, लेवल पे भी खेला, बट क्रिकेट का मुझे फिर दिखा कि नहीं स्कोप उतना नहीं है। अच्छा। और थोड़ा सा फिर जब फिर तो बाहर चले गए थे तो वहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ गए थे। देन आई ऑप्टेड कि मार्शल आर्ट की तरफ, क्योंकि मेरा फ्रेंड था अशोक चिच्ची, वो बड़ा इसमें बड़ा इसका तजुर्बा था, तो वो खेलता भी था। तो मुझे बार बोलते चलो यार प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे लेता था बाहर अपने प्रैक्टिस करते थे। तो मुझे थोड़ा सा वो शौक पड़ गया मार्शल आर्ट्स का। जी। क्रिकेट आप खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, और जिस किस्म के माहौल का आपने जिक्र किया, यकीनन कश्मीर में वही माहौल होता है। और जब भी बचपन की यादें ताज़ा होती तो यही ऊँट चोर, टंग चोर, यम चीज़ यवानी बे वनु तह कि तु ऐसु न युस ब्रेकफास्ट सो ऐसु न पन्ने घर करान किहिन, सो ऐसु करान दोस्त सिंध घर। सो माहौल कूता शो आज मिस करा? बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, बड़ा ज़्यादा मिस करता हूँ। और जब भी मैं श्रीनगर आता हूँ मैं उधर पहले ही जाता हूँ, उधर उनके साथ पहले चाय वाय पीता हूँ, वही समावारस में मतलब बड़ा एंजॉयमेंट, और वो बड़ा मिस करता हूँ मैं कि और उनका जो प्यार था, जो उनके फादर साहब को मेरे लिए प्यार था, वो दैट आई मिस्ड अ लॉट। जब बिगिनिंग में जैसे आप क्रिकेट या फुटबॉल की तरफ ज़्यादा रुझू था, फिर बाद में अपने माइग्रेशन के बाद आप कह रहे कि आपने वुशु प्रेफर किया। जी। उस टाइम पे जो ट्रेनिंग या जो टीचर उस टाइम वुशु का मिलना, क्योंकि एनवायरनमेंट तब ज़्यादा, जिस तरह अभी अमार भी बोल रहे थे, लोग ज़्यादा क्रिकेट या ऐसी जो कॉमन गेम्स थी वही प्रेफर करते थे। तो उस टाइम पे वुशु को प्रेफर करना और उसको चूज करना, ये कैसे आइडिया आया आपको? मतलब मैंने पहले बताया आपको कि मैं क्रिकेट का बड़ा फ़ैन था, बड़ा मतलब
बड़ा खेलता था क्रिकेट, मेरी बॉलिंग अच्छी थी, मुझे सारे क्लब्स बुलाते थे आ जाओ खेलो। बट जब आप इसको प्रोफेशनल हो गए, मतलब आपको कुछ लेना है इसमें आपको, क्योंकि नाउ स्पोर्ट्स अ प्रोफेशन नाउ। एग्जैक्टली। तो उस टाइम मुझे क्रिकेट में नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा 14-15 साल का था, मुझे नहीं दिखाई दिया। क्योंकि मैं गया, जितने भी कोचेस क्रिकेट थे वो थोड़ा सा मुझे उनका जो लैंग्वेज थी उस टाइम मुझे थोड़ा सा नहीं लगा अच्छा। तो देन आई स्विच टू वुशू और ताइक्वांडो। आई यूज्ड टू प्ले ताइक्वांडो और वुशू वहाँ पर। मगर ये है कि आई एम वेरी अनलकी दैट मैं राइट प्लेस पर गया, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर स्पोर्ट्स ऐसे हैं कि जो रिकॉग्नाइज नहीं है और बच्चे बेचारे उससे खजल हो जाते हैं। जब वो कुछ अचीव करते हैं उनका कुछ उसका यूज नहीं मिलता, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बट आई एम वेरी अनलकी दैट आई वेंट टू ए राइट प्लेस। मेरे जो गुरु थे विशाल शर्मा जी, वो इस दुनिया में नहीं है अब, बट उनके पास गया मैं, उनने मुझे फादरली मतलब ब्रदर्स जैसा, फादर जैसा मुझे ट्रीट किया और मुझे हर कदम पे आगे मेरे साथ चलते रहे। क्योंकि मेरा थोड़ा सा आई वॉज वेरी डिटरमाइंड और मेरा ना मेहनती बहुत ज़्यादा था। तो उनने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मॉरल बूस्ट उन्होंने किया। उन्होंने बोला कि आपका यू हैव अ फिजिक, गुड फिजिक, हाइट अच्छी है, आप फोकस करो, जस्ट कीप ऑन, आपका टारगेट होना चाहिए, आपने अचीव क्या करना, वो इससे डिरेल नहीं होना। आपके बीच में लोग बहुत सारे आ जाएंगे जो आपको इससे डिरेल करेंगे, फोकस आपका शिफ्ट करेंगे। बट आई नेवर, मैंने अपना टारगेट सामने रखा और मैं ये चलता रहा कारवा। और 93 में मैंने स्विच टू ताइक्वांडो वुशू किया, तो आई गॉट 94 में मेरा स्टेट में पहला गोल्ड आया। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एट दैट टाइम कि मैं वो मेडल लेकर घर गया, तो घर में सबको आंसू आ गए कि भाई पहला मेडल है। तो बिल्कुल। और कुलदीप साहब, जब आप एक इब्तदाई मराहिल में होते हैं, जब आप व्हेन यू आर अ बिगिनर, तो सही गाइडेंस का मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर वहाँ पे आप राह भटक गए तो फिर आगे सफ़र और कठिन होगा और मुश्किल होगा। तो यू हैव बीन लकी एनफ, यू हैव बीन फॉर्चुनेट एनफ टू गेट अ वेरी गुड गाइड, टू गेट अ वेरी गुड कोच। तो हमें बताइए, जब आप, एक तो होता है कि आप इंटरेस्ट किसी स्पोर्ट में जताते हैं, और ये एक नया स्पोर्ट है वुशू, एक नया ताइक्वांडो, एक नया मार्शल आर्ट का एक स्पोर्ट है, तो सही गाइडेंस का मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब आप प्रोफेशनली, आपने चाहा कि अब आप इस स्पोर्ट को प्रोफेशनली ऑप्ट करेंगे, इसमें ट्रेन करेंगे, तो हमें बताइए पहले ट्रेनिंग आपकी किस तरह की हुई, क्या आपको करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी, किस नवियत की ट्रेनिंग होती है वुशू? सर, आपका मतलब आपने कोई गेम मतलब चूज़ की है, दैट्स आई टुक ताइक्वांडो एंड वुशू। तो मेरा टारगेट नेशनल और इंटरनेशनल था, मेरा टारगेट स्टेट तो था नहीं। क्योंकि मैं बड़ी मतलब मेहनत तो करनी पड़ती है, इन केस यू वांट टू हैव एक्सीलेंस एट द इंटरनेशनल लेवल। सो आपका जो वर्कआउट है मॉर्निंग और इवनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपका जो पूरा आपको यू हैव टू कीप ऑल द फैक्टर्स इन माइंड कि उसमें क्या क्या आपको, जैसे आपको रिहैब है, आपका सोना है, आपका डाइट का है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। तो प्रैक्टिस जैसे मॉर्निंग में 6:30 हम स्टार्ट करते थे, 9:30 तक करते थे, इवनिंग में 4:30 से लगभग 8-9 बजे तक करते थे। तो फ्रेंड सर्कल भी अच्छा था, जो मेरे सपोर्टिंग में भी थे, वो भी बेचारे मेरे साथ लगे होते थे, क्योंकि सर का डंडा भी होता था पीछे से कि भाई प्रैक्टिस करनी है। तो वो चलता रहा। इस वर्ष में आपके डॉक्टर साथ होने चाहिए, क्योंकि ये गेम ऐसी है कि इसमें इंजरी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरे 5-6 फ्रैक्चर हुए हैं, कभी टांग टूटी, कभी टूटी, बट मेरे को जो पीछे सपोर्ट था डॉक्टर का, मुझे कभी डर ही नहीं पड़ा कि भाई मुझे लगी भी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिजियोस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, मतलब प्लेयर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि उसके पीछे सपोर्टिंग स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि मैंने खेलना है, इंजरी तो होनी है जी। और तो एक कॉम्बैट स्पोर्ट है, इसमें होनी है। मुझे पता था कि वो मुझे बोलते थे जब मुझे लगी कि भाई इसमें लगी है तो इसको यहाँ पर रखो, तो ये तो है, लाते तो है, वो करो, मैं हूँ आगे पीछे। तो उसे बड़ा मोटिवेशन मिलती। वो डॉक्टर नरेंद्र बटियाल साहब थे, उनने मुझे बड़ा इसमें सपोर्ट किया जी। तो ये कारवां चलता रहा कि बड़ी मेहनत करनी पड़ी। आई रिमेन 11 टाइम नेशनल चैंपियन, तो फिर 6 बार इंटरनेशनल मेडल आ गए। तो ये सिस्टम ऐसे था, मगर मेहनत करनी पड़ती है। इन केस यू वांट अचीव समथिंग एट एन इंटरनेशनल लेवल, आपका बड़ा डिटरमाइंड होना चाहिए। बिल्कुल सही। और लाइटर नोट, हम जब फिल्मों में देखते हैं कभी कभार जो ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स पे फिल्म्स बनती हैं, तो जब ट्रेनिंग होती है तो कभी कभार वो नाटक करते हैं कि मैं बीमार हूँ, आज ट्रेनिंग नहीं करूँगा, ट्रेनर को चकमा दे देते हैं। तो ऐसी कोई शरारत आपने की कभी? नहीं सर, मुझे लग रहा है कि मैंने नहीं किया था। अच्छा। क्योंकि मैं बड़ा सिंसियर था, आपके दिमाग में वो गोल और टारगेट था। क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊँ कि जब मैंने स्टार्ट की थी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं था, तगड़ा नहीं था हमारे पास, नहीं बेसिक अभी भी बहुत ज़्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा, बट एट दैट टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मुझे पता है जो मैंने करना है आज मैं ही करूँ, और मेरे साथ तो सपोर्टिंग में थे। और उस टाइम थोड़ा सा ये चीज़ मैं स्किप नहीं करता था कि मैंने, हाँ होता था कि बॉडी आपकी मतलब हर दिन आपकी बॉडी साथ नहीं देती है। तो मुझे मेरे माइंड में ऐसा होता था कि अगर मैं प्रैक्टिस
नहीं करूँ तो मुझे लगता है यार मैं तो जीरो अगर नीचे आ गया फिर, सही। तो उस डर से मैं प्रैक्टिस कभी स्किप नहीं करता था। नहीं, आपकी डिटर्मिनेशन तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होती है। हाल ही में आपको द्रोणाचार्य अवार्ड से भी नवाजा गया है। इट्स मार्वलस, इट्स क्राउन। आप हमारे JNK में पहले शख्स जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया, तो हाउ डू यू फील लाइक हैविंग बैग दिस काइंड ऑफ एन अवार्ड? इट्स अ ह्यूज अवार्ड। सर एक ड्रीम होता है कोच के लिए कि मतलब इट्स हाईएस्ट अवार्ड फॉर द कोचेस इन इंडिया, तो वो भी राष्ट्रपति से मिलना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलना एक ऑनर होता है। और वो भी इस स्टेट में, यहाँ इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर मिलिटेंसी का भी दौर चल रहा है, तो इसमें वहाँ पर इस तरह का ऑनर मिलना तो एक बड़ा सपना था मेरा। तो इसमें बड़ी अप्स एंड डाउन्स तो बहुत ज़्यादा आ गई, क्योंकि मेरे को कम से कम 4-5 साल से मैं शॉर्टलिस्ट हो रहा था द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए, बट ड्यू टू थोड़ा सा हार्ड लगता नहीं मिला वो, बट फॉर्चुनेटली मैंने लकी कि चलो राइट टाइम पे मिला और सही एज में मिला अवार्ड, तो ये फ़ख्र की बात। कब मिला आपको ये अवार्ड और किस शख्सियत ने आपको ये अवार्ड दिया? ये पहले मिनिस्ट्री की मीटिंग, पहले हमने पूरा साल फेडरेशन जो हमारे टीवी स्क्रीन पे हमारे नाजरीन भी इस अवार्ड को देख रहे हैं। जी आप बताएं। तो वुशोशन ऑफ इंडिया इसने मेरे को रिकमेंडेशन की थी। इसमें पूरा एक कमेटी बैठती है, जो आइकॉन जो द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्ड्स या खेल रत्न अवार्ड थे उनकी कमेटी बनती है, वो शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर इनकी मीटिंग 17 अगस्त हो गई थी जी। और 29 अगस्त को ये अवार्ड मिलता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे पे मिलता है, जो ध्यानचंद जी के नाम पे वो जो दिन है। वो ओलंपियन थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे हॉकी के, और ऑनर है कंट्री के लिए, उनके नाम पे ही नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को किया जाता है, उस पे मिलता है। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको देते हैं जी। इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, किस किस्म का काम वो देखते हैं? फिर इसमें सर मोस्टली कि 4 साल की परफॉर्मेंस एट इंटरनेशनल लेवल, लाइक ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप में जितने भी आपके मेडल्स हैं उन पे मिलना चाहता है कि आपकी परफॉर्मेंस 4 साल में कंसेक्यूटिव कैसी रही जी। अगर आपका आपने मेडल, गोल्ड मेडल या मतलब इन 4-5 ऑफिशियल इवेंट्स में मिल गए, तो देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर दिस अवार्ड। अच्छा, देन यू आर एलिजिबल, तब जाके एंड अलावा आसम तो है बे के अवार्ड्स मिले में। हाँ, इससे पहले मुझे स्टेट ने मेरे को 4 अवार्ड मिले हैं। जैसे स्टेट अवार्ड मुझे 2011 में मिला, दैट वाज फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देती है। फिर शेर कश्मीर अवार्ड मुझे 2013 में स्पोर्ट्स काउंसिल ने दे दिया था। फिर परशुराम अवार्ड फॉर कोचेस 2017 में, और फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वो मुझे 2016 में न्यू दिल्ली में फिक्की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने दिया था कोच ऑफ द ईयर जी। और हम चाहेंगे कि आप आगे भी यूं ही मेहनत करते रहें और अचीवमेंट्स हासिल करते रहें, अवार्ड्स हासिल करते रहें। तो क्या मायने रखते हैं आपके लिए ये अवार्ड्स? सर अवार्ड्स तो एक ऑनर होता है सर जी। तो मैं समझता हूँ कि ये मैंने कुछ दिस हैव आई हैव अचीव्ड, इससे ज़्यादा तो कुछ चीज़ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना इससे तो अब कोई अवार्ड है नहीं, तो ये मुझे मिल गया था। आई फील वेरी प्राउड एंड ऑनर कि मैं ऊपर वाले की पहले ब्लेसिंग्स है, माँ बाप की जो ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, और भाई बहनों की, फ्रेंड सर्कल, मेरे जो गुरु हैं, जो मेरे वेल विशर्स हैं, फेडरेशन है, उनका बड़ा सपोर्ट है। मेरा डिपार्टमेंट, आई एम वर्किंग विद द JNK पुलिस डिपार्टमेंट, तो उनकी वजह से मुझे बड़ा सपोर्ट मिला, क्योंकि उनने मुझे हर बार फ्री में, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं साल में 9 महीने बाहर ही रहता हूँ, तो उनने मुझे उस पीरियड कभी नहीं मुझे आज तक रोका कि कुलदीप हुड्डा को हम ड्यूटी पर लगा। बिल्कुल। और कुलदीप साहब, अक्सर ये होता है कि कोई बड़ा अवार्ड अगर इंसान को मिल जाए तो वो सेटिस्फाई हो जाता है, लेड बैक रहता है कि बस अब तो ये अवार्ड मिल गया, अब आगे और मेहनत नहीं करूँगा। लेकिन आप अभी भी एम्बिशियस हैं, आप और भी अचीव करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, और बात करेंगे अपने मेहमान से, वुशु जो एक स्पोर्ट है इसके बारे में और बात करेंगे, और यहाँ के जो हमारे टैलेंटेड नौजवान हैं वो किस तरह से, उनका क्या रिस्पॉन्स है, कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट में, उस सारे मंजरनामे पर नज़र डालेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम में एक वक्फे का, एक कोविड के ताल्लुक से एक वक्फा, एक पैगाम, उसके बाद अपने मौजूद मेहमान से सिलसिले कलाम जारी रहेगा। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा, और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं,
और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। वेलकम बैक नाज़रीन, सभी देखने वालों का फिर से एक बार इस्तकबाल और खैर मकदम। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। आज बात हम कर रहे हैं प्रोग्राम में कुलदीप हंडू साहब से, नेशनल चीफ कोच ऑफ इंडिया इन वुशु। लेकिन इनसे और मज़ीद बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी वक्त है अखबारात की सुर्खियों को शामिल प्रोग्राम करने का। मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा है और इसमें से 2 खबरें शामिल प्रोग्राम करेंगे। वादी में सब्जियों के रिकॉर्ड तोड़ दाम, सारिफीन परेशान, सब्ज़ी फरोशों की जानिब से शदीद महंगाई का तूफ़ान बरपा, हुकाम बेबस। एक और ख़बर इसी अखबार से, जोजिला और ज़ीरो पॉइंट पर इमसाल की पहली बर्फ़बारी, सिंथन टॉप और मर्गन टॉप पर भी हल्की बर्फ़बारी। जी, मेरे पास भी एक अंग्रेज़ी रोज़नामा है और इसकी 2 सुर्खियाँ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एडवाइज़र खान टू हेयर पब्लिक ग्रीवियंसेस ऑन September 29 and 9,405 candidates appear in SCOST Kashmir undergraduate entrance test. नाज़रीन, मेरे पास एक अंग्रेज़ी रोज़नामा और इसमें से 2 सुर्खियाँ शेरगढ़ी कॉम्प्लेक्स इन श्रीनगर टू सर्व एज आर्ट म्यूजियम गैलरी, बिल्डिंग टू अकोमोडेट 1500 मिनिएचर पेंटिंग्स ऑन डिफरेंट थीम्स। एक और सुर्खी इसी अखबार से, इफ़ वायरस डजंट किल अस climate change will, UN Global Climate Summit postponed to late 2021। जी, इस उर्दू रोज़नामे की 2 सुर्खियाँ। आलमी योम सियाहत पर वादी में भी तकरीबात का इनकाद, महकमा सियाहत की जानिब से नेहरू पार्क में सबसे बड़ी तकरीब मुनक़िद, सियाहती शोबा की तरक्की के लिए बड़े इक़दामात उठाए जा रहे हैं, सेक्रेटरी सियाहत। इस अखबार की दूसरी सुर्खी है, APMC के पैदावार फ़रोख्त करने से काश्तकारों को फ़ायदा, जड़ी बल की मुखालफत के बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। जी नाज़रीन, एक और अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास और इसमें से कुछ खबरें। रिजम्पशन ऑफ गुलमर्ग गंडोला ब्रिंग्स चेयर टू टूरिस्ट्स, 106 टूरिस्ट्स एंजॉय राइड ऑन फर्स्ट डे ऑफ रिजम्पशन ऑफ केबल कार सर्विस। एक और ख़बर इसी अखबार से, एडवाइज़र फारूक खान टेक स्टॉक ऑफ फैसिलिटीज़ एट चार शरीफ पखरपुरा श्राइन्स, डायरेक्ट्स कंसर्न टू एक्सपीडिएट ब्यूटिफिकेशन वर्क। मेरे पास आखिरी रोज़नामा है और इसकी ये खबर, अमित शाह का लद्दाख की डेमोग्राफी, ज़मीन और नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा, एपेक्स बॉडी ने इंतखाबात के बाइकॉट की कॉल वापस ले ली, नई दिल्ली में मुलाकात। इसी अखबार से एक और खबर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ से मुलाकात, 1.5 घंटा तक बंद कमरे में जम्मू कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा। जी नाज़रीन, ये तो थी अखबारात की सुर्खियाँ। हम बात कर रहे हैं कुलदीप हंडू साहब से, नेशनल चीफ कोच ऑफ इंडिया इन वुशु। कुलदीप साहब, अब जब आप स्टेट के लिए पहली बार खेलने गए, एक स्टेट चैम्पियनशिप के एक बड़े मंच पे खेलने गए, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आपके अपोनेंट कौन थे और कैसी वो फाइट रही? जब मैं पहली नेशनल चैम्पियनशिप जो खेली मैंने, वो 1995 में खेली, मिज़ोरम में हुई जी, 6th नेशनल वुशु चैम्पियनशिप। तो उस टाइम मेरा वेट था 70 kg, तो उस टाइम मैंने जो खेला 75 बिलो खेला था मैंने वेट। तो डर के खेला, क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थोड़ा सा किक पंच थ्रो है, तो पहली नेशनल थी तो डर भी था, और सर भी पीछे, सर से बहुत डरता था, तो मेरे पीछे ही थे, मगर मेरे पास नहीं है, क्योंकि बताया कि अगर मैं इसके पास आ जाऊँ तो ये शायद नर्वस हो जाएगा, वो थोड़ा डिस्टेंस से रहे। तो वहाँ पर मैं पहली बार खेला, तो दैट वाज अ बिग एक्सपोजर एंड टर्निंग पॉइंट फॉर मी ऑल्सो। तो वहाँ पर मैं पहली बार जब हैदराबाद से खेले तो वो थोड़े से हैवी थे, बट समहाउ आई वाज गुड इन किकिंग ऑल्सो, तो थोड़ा सा मैं किकिंग पे उनसे मार गया, नॉकआउट कर गया था मैं। वहाँ मैंने 4 बाउट्स के 4 नॉकआउट खेले थे मैंने, तो किकिंग से ही। जो मेरी लास्ट फाइनल थी वो थी, जो फाइनल बाउट थी मणिपुर के साथ थी। मणिपुर का जो था वो बड़ा, मतलब 6-7 बार का चैंपियन था, तो वो था पूरा बाल्ड हेड थे, टकला था। अच्छा, मतलब अपीयरेंस से भी थोड़ा डर लगता है ना, और पहली नेशनल तो डर तो लगेगा ही। और दैट टाइम आई वाज हार्डली 16-17 ईयर्स का होता था, ज़्यादा नहीं था, 17 ईयर्स का जी। तो डर लगता था बड़ा, बट समहाउ वो खेल ऊपर वालों की ब्लेसिंग्स भी थी,
तो उनको मैंने थ्रो मारा, पता नहीं वो उठे नहीं उससे। तो मैं वहाँ से जब मैंने उनने जो रेफरी थे, सेंटर रेफरी, उनने मुझे आर्म अप किया फॉर विनिंग, तो मैं वहाँ पर देखा, मैंने जब मैं बोले मैं रश गया, सर के भाग गया वहाँ से पास तो चलो वो सारा सिस्टम ब्यूटीफुल एंड एवरीबॉडी वाज हैप्पी। और मैं थोड़ा वहाँ पर मैं सबने, क्योंकि मणिपुर और मिजोरम में थोड़ी टसल थी उस टाइम जी, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पर हीरोइक थोड़ा सा फील हो गया। सारे मुझे आगे ऑटोग्राफ लेने, सबने गले मिला, और वो पहली नेशनल थी, और मुझे लगता है ऐसी नेशनल कभी नहीं हुई कि वहाँ पर कम से कम पूरा ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड में होती, 10 रुपये टिकट थी उस टाइम, तो मिजोरम में तो बहुत ज़्यादा स्पेक्टेटर्स थे, तो सब ने मेरे को उस टाइम सराहा। तो दैट वाज माय फर्स्ट गोल्ड मेडल। और फिर वो कारवां चलता रहा, तो फिर मैं लगातार, वही तो हम परेशान हैं कि 11 टाइम्स कैसे कोई नेशनल चैंपियन रह सकता है। इसके लिए कितनी मेहनत, कितना एफर्ट आपको डालना पड़ा होगा, और ये कंटिन्यूटी मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, इसका क्या राज है? वही मैंने बताया सर पहले, मैंने बताया कि मैं सर का बड़ा मानता था, जो मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे बोला जस्ट फोकस ऑन टारगेट, तो अपना टारगेट पे फोकस करो। और मैं, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि बहुत सारे प्लेयर्स स्किप करते हैं, बहाने लगाते हैं, बट मैंने आज तक वो नहीं किया। मैं अपने प्रैक्टिस में ध्यान देता, सवेरे शाम अपने, कोई आता था नहीं आता था, मैं अकेले करता, बारिश हो कुछ हो, मैंने जाना ही प्रैक्टिस करने, तो वर्कआउट करता था। और वो ऊपर वाले की थोड़ा ब्लेसिंग थी, और पेरेंट्स का बड़ा सपोर्ट था, तो उनने, मैं लगातार 11 साल नेशनल चैम्पियन रहा। फिर 2007 में नेशनल गेम्स आई, उसमें मैं गोल्ड आया। तो इंटरनेशनल में ऑलरेडी एशियन चैम्पियनशिप में ब्रोंज आया, साउथ एशियन गेम्स में 3 गोल्ड आ गए, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 बार 5th रैंक आ गया। थोड़ा सा यहाँ पर जीतना आपका हैबिट बन गया। जी। तो बिल्कुल, जिस हिसाब से आपने इतने मेडल्स हमारे स्टेट को भी मिला है, हाल ही में वो मुनीज़ा जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, आई रेड अबाउट हर, एंड प्लस नेशनल लेवल पे भी आपने इतने सारे मेडल्स अचीव कराए हैं हमारी कंट्री को। अगर देखिए कोविड के टाइम पे इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू मेंटेन दिस हार्ड कोर प्रैक्टिस जो कोचिंग आप करवाते हैं, क्योंकि इंडोर ही रहना है, बाहर तो निकल नहीं सकते, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। तो हाउ डिड यू मैनेज टू ट्रेन योर दीज प्लेयर्स? ये एक बड़ा क्वेश्चन आपने पूछा कि ये इस टाइम मैं पूरा वर्ल्ड शैटर्ड है और कन्फाइंड टू रूम ही है सारे, बट मैं बोल रहा हूँ कि आई एम ऑल्सो द CEO ऑफ वुशु ऑफ J&K, तो मैं पूरा सारा जो अफेयर्स है वुशु का देखता हूँ J&K का। तो ये है कि मेरे जो जितने भी यूनिट्स हैं, मेरे 20 के 20 यूनिट्स है जम्मू में भी और कश्मीर में, मतलब 10 यहाँ पर 10 वहाँ पर, ऑल आर वेरी एक्टिव। तो और वुशु पहले ही था कि फेडरेशन ने नेशनल ऑनलाइन नेशनल चैंपियनशिप, दैट वाज अ हिस्टोरिक इवेंट, वो पहले नेशनल जो की थी इंडिया में, दैट वाज वुशु ओनली। फिर और जो वुशु ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, जिनने ऑनलाइन क्लास चलाई, वो दैट वाज वुशु ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उसमें सपोर्ट बड़ा किया डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर वुशु एसोसिएशन ने। इसमें कुछ वो ई पाठशाला भी आ जी, अभी मैं उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ वहाँ पर पूरे इंडिया का, तो वो हम ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को ले रहे हैं। तो जितने भी हमारे जो खिलाड़ी, इलीट खिलाड़ी हैं, और जो नए ग्रास, उसमें बेसिकली वो जो आपने ई पाठशाला की बात की, दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वाज ग्रासरूट लेवल, सेकंड वाज इंटरमीडिएट, एंड थर्ड वाज एडवांस। अभी इंटरमीडिएट चल रहा है, होपफुली सून वो एडवांस में शिफ्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे पूरे अक्रॉस द कंट्री आ रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के बच्चे आ रहे हैं, और स्पेशली अब यहाँ पर महीने 2 महीने से यहाँ के जो बच्चे हैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर स्पेशली, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के, कुपवारा है, अपने बांडीपुरा है, बारामूला है, जम्मू में है, तो वो कर रहे हैं प्रैक्टिस अपने अपने, मतलब छोटे छोटे ग्रुप में, कीपिंग ऑल द SOPs तो माइंड में रखते हैं, तो वो करते हैं प्रैक्टिस। यहाँ पर मैं अभी परसों गया था डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, यहाँ पर वो अलूची बाग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अराउंड 90-80 बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं, वो बैठते हैं, बोलते हैं हमने प्रैक्टिस करनी है। और मगर जो वहाँ पर उनके डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है मकसूद साहब, वो पूरा उनका वो चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, स्कैनिंग मास्क वास्क, और पूरा कांटेक्ट नहीं, बट खाली फोकस कर रहे हैं वो उनकी फिटनेस पे और टेक्निक में। बिल्कुल। और कभी कभार हो जाता है ना कि आउट ऑफ टच आप चले जाएं, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएं, तो आप अपनी जो स्किल है वो भूल जाते हैं, अपना जो क्राफ्ट आपने डेवलप किया होता है। प्रैक्टिस इस गेम में बहुत ज़रूरी है। तो ई पाठशाला का जो इनिशिएटिव है, इसमें क्या कुछ आप सिखाते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली और इवेंचुअली तो ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, जब तक आप आपस में इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो इसके मूव्स वगैरह हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो ऑनलाइन कैसे मुमकिन हो पाता है इन ई पाठशालाओं में? कैसे सर, अगर आपने कोई गेम करनी है, तो जैसे मैं अपनी बोलूँ जिसमें आई एम एक्सपर्ट, दैट इज सांडा वुशु में, इट्स अ कॉम्बैट स्पोर्ट सर। उसमें मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ किक, पंच एंड थ्रो। तो आपको कांटेक्ट तो होना चाहिए कि आप पार्टनर से करो तो वो आपको अच्छा रहेगा, बट अभी उस टाइम सिचुएशन वैसी नहीं है। तो उसमें बहुत सारे, जैसे आपकी फिटनेस है,
आपका लेवल अच्छा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हो। आपकी थ्रोइंग, जैसे आपके मतलब मेन हमारा जो वाइटल जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज थ्रोइंग, तो उसको कैसे करना, क्या उसकी मूवमेंट्स कैसे रहेंगी, हाथ का पोजीशन कैसे रहेगी, टांग की पोजीशन कैसे रहेगी, जब आप उसको ग्रैपल करोगे कैसे गिराओगे, तो उस मूवमेंट को आपने वो अगर आप करोगे ऑटोमेटिकली जब आपकी थोड़ा सा नॉर्मल सी आ जाएगी आप वो इजीली कर पाओगे, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो बार बार अपने शैडो, जिसको बोलते हैं शैडो प्रैक्टिस, आप शैडो प्रैक्टिस से कर रहे हो। द मोमेंट जब ये प्रैक्टिकली होगा आप 1 या 2 बार में ही ये इसको क्लिक करोगे, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट है। और बच्चा है कि हमारी गेम में क्या है कि अगर आपकी फिटनेस नहीं होगी यू कैन नॉट एक्सेल। आपने वही अच्छा क्वेश्चन बोला कि फिटनेस इंपॉर्टेंट है। अगर हम सर मैं बोलूँ कि अगर हम 5-7 दिन प्रैक्टिस छोड़ दे तो हमारा वेट मुझे लगता है मैं तो मतलब 2-3 किलो में आप कर दूंगा। तो अगर मैं महीना 6 महीने अगर मैं 6 महीने छोड़ता हूँ खत्म, प्लेयर तो खत्म ही है। बिल्कुल सही। तो बच्चे को फिटनेस लेवल बरकरार रखना चाहिए। व्हेन यू आर फिट तब आपकी वो जो है टेक्निक कारगर होगी, बिल्कुल निखर सकती है, आप स्किल और आ सकता है। कुलदीप साहब, एक तो पहले आप जब प्लेयर थे, एज ए प्लेयर आपने जो कुछ अचीव किया वो हम सब के सामने, उसके बाद आप एक अलग फेज़ में दाखिल हुए, आप एक कोच बन गए। कोच बनना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छे कोच ही अच्छे प्लेयर्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये हमेशा हर स्पोर्ट में देखा गया है। तो कोचिंग का आपका तजुर्बा, उसके बारे में हमें बताइए कि जब आप कोच बने तो फिर आपकी मेथडोलॉजी, आपका क्या तरीका रहा, कैसे आप बच्चों को ट्रेन करते हैं, क्या उनको सिखाते हैं? क्या ये सिर्फ एक ज़ोरों की गेम है, मतलब जिसमें खाली बल लगता है, ज़ोर लगता है, या फिर इसमें दिमाग भी बहुत ज़रूरी है, मेंटल टैक्टिक्स भी बहुत ज़रूरी हैं? किस तरह से आप उनको सिखाते हैं? प्लस मैं इनके सवाल के साथ एक और लाइन जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि वो बिल्कुल इन्हीं के सवाल से मुंसलिक है। क्या आज भी आप वैसे ही बच्चों को पाते हैं जिस तरह आप डेडिकेटेड और डिटरमिन्ड थे इस स्पोर्ट्स को लेके? आज भी आपको वैसे ही प्लेयर्स मिलते हैं? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। पहले मैं आपका जवाब दूंगा सर कि मैं 2007 तक मैं एज प्लेयर ही खेलता रहा, बट उस टाइम हमारा इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। तो हम एशियन गेम्स में उस टाइम 2006 में एशियन गेम्स हुई थी दोहा में, तो जो हमारे फेडरेशन के सेक्रेटरी थे वो मेरे बड़े मतलब वेल विशर्स भी थे और मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा सा इंडिया में हीरो भी था, मेरी फाइट बहुत प्यारी लगती थी सबको, तो सारे देखते थे। मुझे सेक्रेटरी हमारे थे तो उनको मैं बड़ा पसंद था। वो मुझे बोलते थे कुलदीप नाउ यू स्विच टू कोचिंग बिकॉज आई वांट यू एज अ कोच, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्सेल करना इंडिया में। अगर हमें इस गेम को कंटिन्यू करना है, वी वांट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है, स्कीम्स है, प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में अगर लाना है वी नीड मेडल्स एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ। तो अगर आप कोचिंग में आएंगे तो हम आपकी एक्सपर्टाइज यूज़ करेंगे। देन मुझे जूनियर का उन्होंने चीफ कोच रखा उस टाइम 2006 से लेकर 2009 तक। तो 2006 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी यहाँ पर मलेशिया में, वहाँ पर हमारा फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल आ गया था, वो गुलशन कुमार थे दिल्ली के, उनका मेडल आ गया। तो 2008 में फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी इंडोनेशिया में, वहाँ पर हमारे 4 मेडल आ गए। तो 2009 में एशियन चैम्पियनशिप जूनियर थी, उसमें हमारे 5 मेडल आ गए। तो उस टाइम हमारा जो लेवल था जूनियर का ग्राफ बड़ा अप गया, ग्राफ ऊपर हो गया। तो मेन जो टारगेट था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कैटेगराइजेशन बनती है दैट बिकम्स, वो बनती है एशियन गेम्स के ऊपर। अगर हमारी आपकी एशियन गेम्स में आपका रिजल्ट अच्छा है, अगर उसमें मेडल है, तो आपको प्रायोरिटी में शिफ्ट करते हैं। और प्रायोरिटी मीन्स आपको जितने भी इवेंट्स हैं, आपकी फॉरेन एक्सपोजर्स है, फॉरेन कॉम्पिटिशन्स है, आपका नेशनल कोचिंग कैंप्स है इंडिया में, आपको पूरा मौका नहीं, उसमें पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है। तो ये रहता है, फुली सपोर्ट रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा। मतलब अगर 365 डेज है, आपको 310 320 दिन का कैंप मिलता है, इंक्लूडिंग एक्सपोजर, फॉरेन एक्सपोजर और कंपटीशन भी। तो उस टाइम टारगेट था 2010 में गांगझो में एशियन गेम्स हो रही थी, तो वो टारगेट था मेरे लिए। तो मुझे फेडरेशन ने बोला कि नाउ यू स्विच टू सीनियर्स। तो बड़ा एक डॉन्टिंग टास्क था, क्योंकि सीनियर के साथ मैं भी उस टाइम, जो मेरे साथ उस टाइम खेल रहे थे वही कैंप में हैं, तो उनके साथ बड़ा वो फ्रेंड थे मेरे, तो अब मैं कोच बन रहा हूँ उनका, तो वो थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए। बट आई मैनेज, इसको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ गई तो आपने करना है। बिल्कुल सही। तो फिर हमारा लगभग 1.5-2 साल वो मतलब रहा कैंप में रहा। मैं कम से कम 1.5 साल तो मैं घर ही नहीं गया, जम्मू में आया नहीं टोटली, तो बाहर कैंप रहा। कि चाइना भी गए तो 3-4 महीने ट्रेनिंग वहाँ पर भी ली। इंडिया में कोचिंग कैंप भोपाल में, मणिपुर में चलता रहा। हाई एल्टीट्यूड कैंप हमारा इधर शिलारू में था, तो वो भी किया। तो लकीली वहाँ पर हमारे 2 मेडल आ गए, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल आ गया। तो दोनों को फिर अर्जुन अवार्ड भी मिल गया। तो गेम जब 2010 में जब एशियन गेम्स में मेडल आ गए, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन था टुवर्ड्स वुशू, वो एक बड़ा हो गया कि उन्होंने बोला कि नहीं, मेडल वुशू जो है इट्स ए मेडल प्रॉस्पेक्ट स्पोर्ट्स, तो हम इसको प्रायोरिटी में रखेंगे। तो फिर हमारी फंडिंग स्टार्ट चलती रही। आपका क्वेश्चन था कि जो आपने, हाँ,
देखो मैम, अगर आपने अचीव करना, मैंने पहले ही बोला कि बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका नहीं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास, अगर मेरे 40 कैंपर्स हैं इंडिया, मतलब इंडियन कैंप में, वहाँ पर आपको 10-15 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो मकरापंती करते हैं, सर मेरे को दर्द है, मेरे को टांग है, मतलब ये वो होता है। बट जो जिनका माइंड टारगेट पे है वो कभी नहीं ऐसा करते। सही। मैं इसकी मिसाल दूंगा, एक वॉइस सुना था, देवी मणिपुर की है, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ उससे। उसने आज तक, वो मेरे से लगभग 2008 से मेरे साथ, नहीं रात 2006 से मेरे साथ वो कैंप में है। अभी भी उसने जूनियर, अभी सीनियर में सिल्वर मेडल दिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में, अर्जुनवाड़ी है वो। तो आज तक उसने एक बार भी प्रैक्टिस स्किप नहीं की। तो ये एक बड़ा होता है कि जिसने अचीव करना है वो कभी बिल्कुल वो डिविएट वो नहीं नहीं होते। देना पड़ता है, ये है बात। बिल्कुल सही। और जो ठान लेता है वही हासिल करता है। और एक कोच के लिए भी ये फ़ख्र की बात है कि वो अच्छे प्लेयर्स जब उसके पास आए जो डेडिकेटेड हैं, जिनमें मेहनत करने का एक मादा है, जज्बा है, तो तब कोचिंग में भी मज़ा आता है। जी। तब को उनको ट्रेन करने में भी मज़ा आता है। आपने बातों बातों में फॉरेन एक्सपोजर की बात कही, तो कहाँ कहाँ आपको इस स्पोर्ट की वसादत से जाने का मौका मिला, कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया, और क्या देखते हैं आप वहाँ का जो वूशू का सिनेरियो है, फिर जो यहाँ के सिनेरियो के साथ आप मवाजना करते हैं, तो कहाँ हैं हम, वेयर डू वी स्टैंड? बेसिकली सर ये गेम जो है चाइनीज़ गेम है। तो चाइनीज़ में हम लगभग, मैं साल में 3-4 बार तो मैं जाता हूँ चाइना। तो बाकी मैं एशियन कंट्रीज़ ऑलमोस्ट मैं हर जगह गया हूँ, 2-2, 3-3 बार। यूरोप में गया हूँ, और अमेरिका में, साउथ अमेरिका गया, कोलंबिया गया हूँ, पनामा गया हूँ। तो ऑलमोस्ट मैं 60 to 70 कंट्रीज़ में गया हूँ मैं अभी तक। बट अगर हम देखे जाए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, अगर हम जे.एन.के को, खासतौर पर जे.एन.के को कंपेयर करें, तो वी नीड टू वर्क हार्ड सर, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन केस यू वांट टू अचीव एक्सलेंस एट द इंटरनेशनल लेवल। क्योंकि अभी अगर हम कंपेयर करें जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ की, अभी वो यहाँ पर नहीं है। तो वो पॉलिसीज़ हमें अडॉप्ट करनी, क्योंकि जे.एन.के इज़ फुल ऑफ पोटेंशियल। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जे.एन.के पोटेंशियल नहीं है, कि इतना पोटेंशियल है कि आपको, आपने अभी नाम लिया मुनाज़ा गाजी, शी बिलोंग्स टू कश्मीर, और वो श्रीनगर, तो वो एक लड़की है जी। लड़की ने एशियन चैंपियनशिप में, जूनियर एशियन चैंपियनशिप उसने सिल्वर मेडल लाया। मास्को वुशु स्टार्स गई, मास्को में तो उसका गोल्ड मेडल आ गया। सलीम कुमार है बड़गाम से, उसका जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्राज़ील हुई थी, उसका वहाँ पर सिल्वर मेडल आ गया। एजाज साहब हैं, वो अनंतनाग से हैं, उसका गोल्ड मेडल आ गया आर्मीनिया में। जबीना अख्तर है बारामूला से, वो लड़की है, उसका सीनियर में एशियन आर्मीनिया इंटरनेशनल उसमें उसका सिल्वर मेडल आ गया। जूनियर हमारा जो जम्मू की बात करें तो वहाँ पर हिस्ट्री बन गई थी। एशियन गेम्स में जो जे.एन.के का पहला मेडल आ गया वो वुशु से आया था, और वो सूर्य भानु प्रताप सिंह ने दिया था। ही वॉज द फर्स्ट मेडलिस्ट इन एशियन गेम्स फॉर द स्टेट। उसी तरह उसने 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल दिए, और आपका वर्ल्ड कप में मेडल दिया। सेम है उसी तरह राजेंद्र सिंह, वो एक उसने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी। उसने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप था, वर्ल्ड चैंपियन था रशिया का, उसको 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रहा रशिया का, उसको हरा दिया। तो एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट है। तो ये है कि एक पोटेंशियल फुल, जे.एन.के फुल ऑफ पोटेंशियल। अगर हम बाहर जाए, वहाँ पर पॉलिसीज़ हैं कि वहाँ पर, मैं अपने चाइना की बात बोलूँगा, वहाँ पर जैसे हम जिनान जाते थे, वहाँ पर शंदोंग में है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक स्पोर्ट्स सेंटर, बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर, ऑल स्पोर्ट्स, ओलंपिक विजन है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि अगर वहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाती है, जैसे कोई प्लेयर को वुशु में 30 प्लेयर लेने, वो ट्रायल करते हैं, ओपन ट्रायल करते हैं, जो वहाँ पर शॉर्टलिस्ट होते हैं प्लेयर, उनको कैंप में रखते हैं, ठीक। और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ वर्ल्ड क्लास। मतलब मैं बोलूँ कि जिम्नाजियम हाल बोलूँ कि जितना आपका बक्सी स्टेडियम अपना है, जो इंडोर स्टेडियम है, उतना उससे डबल है वहाँ पर जिम्नाजियम, जहाँ पर कंडीशनिंग हॉल है, साइकिलिंग है वहाँ पर, आपका क्या बोलते हैं उसको, कार्डियो एक्सरसाइज है, आपका वर्कआउट के स्ट्रेंथनिंग के लिए इतना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है दैट इज़ अ वर्ल्ड क्लास। और वहाँ पर पॉलिसी क्या है कि जब भी कोई 30 बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, उनको वहाँ पर इंडक्ट किया जाता, फ्री खाना पीना तो वहाँ वो यहाँ पर भी है। बट उनका जो प्लस पॉइंट है कि एक फैमिली, जैसे मैं हूँ, मैं खेलूंगा यहाँ पर, चलो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पेरेंट्स की, मैं कैसे वो फुलफिल करूंगा जब मैं प्लेइंग में हूँ। वहाँ पर क्या कि जो बच्चा स्टार्टिंग में आता है उसको 30,000 पर मंथ उसको स्टाइपेंड दिया जाता है, सो दैट कि वो अपने घर में भी फीडिंग करे। बिल्कुल। तो और उसका जो माइंड है यहाँ पर अच्छी तरह से लगा रहे। और उसके साथ पूरी टीम है, साइंटिफिक बैकअप, उसका मेडिकल सेटअप होता है उनका बढ़िया, उनके क्या बोलते हैं इसको, मतलब अगर बच्चे को
किस में फीड बायोमैकेनिकल टेस्ट होते हैं, उनको बच्चे को क्या मूवमेंट खराब हो रही है, वो क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा, पूरा रिसर्च होता है उस प्लेयर पे, तब जाके वो आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल, और राइट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट पॉलिसीज जी, राइट अरेंजमेंट्स, राइट फैसिलिटीज फॉर और द मैं प्लेयर्स। ऐड करूंगा आपको कि अगर कोई बच्चा जैसे उसने पहले नेशनल खेला, फिर उसने इंटरनेशनल मेडल ला, उसको पर्क्स इंक्लूड होते हैं। अभी वहाँ पर हमारा मैं जिनान में गया था, जिनान का एक लड़का है, तो वो 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रहा और उसकी इस टाइम 9 लाख रुपए पर मंथ उसको मिलता है। जी तो एक बड़ा उसको बूस्ट है वो। बिल्कुल, और बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने कही नाज़िया, इन्होंने कहा कि जो यहाँ के प्लेयर्स हैं, जो यहाँ का टैलेंट है, उसमें कोई कमी नहीं है। और हम हर किसी स्पोर्ट में आज देख रहे हैं कि आए दिन जो है अखबारों में खबरें शाया होती है कि फ़लाँ लड़की ने, फ़लाँ बेटी ने, फ़लाँ बेटे ने ऐसा कारनामा किया स्पोर्ट्स की दुनिया में। तो हमारे पास टैलेंट है, हमें बस सही डायरेक्शन चाहिए, उनको नर्चर करने की ज़रूरत है, उनको सही अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है, और आप जैसे कोचेस की ज़रूरत है, ताकि जो उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करें और फिर एक राह दिखाएं आगे, ताकि वो अपने मुस्तकबिल को संवार सकें और हमारी सरज़मीन का नाम जो है वो रोशन कर सकें। लेकिन बेसिक बात जो वुशु स्पोर्ट के लिए हम तो देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कॉम्बैक्ट हो रहा है, किक्स पड़ रही हैं, पंचेस पड़ रहे हैं, और कभी कभार इंसान को डर भी लग जाता है कि कोई सीरियस इंजरी ना हो जाए। तो हमें इस स्पोर्ट के बारे में बताइए थोड़ा बहुत कि फॉर्मेट क्या होता है, कितने राउंड होते हैं, और कहाँ कहाँ किक मारना अलाउड है, कहाँ नहीं मार सकते हैं, क्या इसमें कॉन्स्ट्रेंट्स है? थोड़ा सा आपके वुशु के बारे में बता दूं मैं। वुशु जो है ये 2 पार्ट में किया गया है जी। वन इज आपने वो तावलू एंड सेकंड इज संडा। पहले मैं तावलू पे आता हूँ क्योंकि वो मेरा पार्ट नहीं है, मैं उसके बारे में पहले बता रहा हूँ। तावलू आपने देखा हो कि चाइनीज मूवीज आ रही है, मॉन्क्स शाओलिन टेम्पल्स में किया जाता है विद वेपन्स, वो ड्रिल आपने देखा होगा, जी, जी, जो जंप्स मारते हैं, तलवार चलाते हैं, दैट इज अ स्पोर्ट्स नाउ इन चाइना। तो वो तावलू में किया जाता है। तावलू has been divided into 3 parts, that is Nanchuan event, Changchuan event and Tai Chi event। हमको तो ये प्रोनाउंस भी करना नहीं आएगा। Tai Chi event is a world famous, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे यहाँ पर योगा फेमस है, तो चाइनीज Tai Chi ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोब में बड़ा फेमस है। वो आप देखो कि आप अमेरिका जाओ, आप अपने एशियन कंट्रीज जाओ, आप मिडल ईस्ट में जाओ, अफ्रीकन कंट्रीज में जाओ, ऑलमोस्ट हर कोई आपने ताई ची करता हो। आप गूगल में भी सर्च करो, आपको दुनिया भर के वीडियोस मिल जाएंगे ताई ची के। पीपल लव टू परफॉर्म दिस ताई ची। सेकंड पार्ट जो मेरा आता है दैट इज संडा, जो आपने बोला बड़ा खतरनाक होता है। एग्जैक्टली इट्स थोड़ा सा इंजरी प्रोन गेम है, बट जब कोई इंसान खेलता है उसको वो फील नहीं होता, उसको मज़ा आता है कि मुझे लगे यार, मज़ा आता है लगने में। तो जो क्योंकि आपका यू आर डिटरमाइंड, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो खेल रहा हूँ उसमें लगनी है, तो फिर क्यों डरना जब आपको पता है। तो और मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो मेल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फीमेल आजकल इतनी इसमें प्रोग्रेस हो रही है कि इतना आ रही है, अट्रैक्ट हो रही है स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि एक तो सेल्फ डिफेंस भी है और दूसरा इसमें आप इसका प्रोफेशन भी आप इसमें बना सकते हैं। बिल्कुल। तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं इसमें। सांचो में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ किक, पंच एंड थ्रो। मतलब इसमें आप पंच भी बॉक्सिंग जैसे करते हैं। मैं बॉक्सिंग की वजह से, मैं बॉक्सिंग में भी JNK का पहला मेडल हूँ पुलिस में, जिसने ऑल इंडिया पुलिस में मेडल आया था। मैं बॉक्सिंग में खेला हूँ। ताइक्वांडो में मेरे 3-4 मेडल नेशनल में भी है। तो बॉक्सिंग मेरा पार्ट रहा। जूडो, जैसे जूडो रेसलिंग खेलते हैं, वो भी इसमें थ्रोइंग आती है। सही। और आपका किकिंग जैसे ताइक्वांडो है वो करते हैं। थोड़ा सा मगर ये पावरफुल गेम है, स्ट्रेंथ आपकी चाहिए, यू शुड बी वेरी साइकोलॉजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपको पता है कि उसने जो मूवमेंट मेरे से किए तो मैं कैसे उसको काउंटर मार के गिरा दूं। बिल्कुल। और अगर पंच वंच भी पड़े तो यू शुड बी एबल टू वेरी साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या मेंटल बैलेंस बनाए रखना। बोला था एक क्वेश्चन कि पावर होना चाहिए। पावर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल इसमें, कि पावर गेम है, बट आपका दिमाग भी साथ साथ चलना चाहिए। बहुत सारे गेम होता है कि पावर तो होती है उनको, मगर उनका माइंड ही नहीं होता, वो उनको तो इजीली हरा सकते हैं। सही। बट जो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो वो पता नहीं चलने देगा कि कैसे आपको लूज करवा देगा। जी जी। तो ये है गेम, बट गेम मज़ेदार है, इंटरेस्टेड है, और JNK में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जब मैं था उस टाइम नहीं था, बट ये मेरी टीम जो JNK की टीम है, और जम्मू में भी, जम्मू प्रोविंस से भी और कश्मीर प्रोविंस से, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड। यहाँ पर मकसूद साहब है, अब बांडीपुरा में फैसल डार है, जबीना अख्तर लेडी है बारामूला से, मतलब पूरा काम करती है। जम्मू में हमारा कमल जी है, कठुआ में विक्रांत जी है, पुंछ में मेरे सरदार जी हैं। तो मतलब पूरे दिन वो लगे रहते हैं कि बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, और जब मुझे मौका मिलता है मैं जाता हूँ। अभी मुझे बच्चों ने वहाँ पर ऑनर किया था डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर वुशु एसोसिएशन ने, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर हम आपसे प्रैक्टिस करना है, अगर आप जितने 5-6 दिन इधर हो हमें प्रैक्टिस। तो मैंने बोला कि मैं वेडनेसडे से आपके साथ ही प्रैक्टिस करूँगा। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बच्चों में, और ये भी पता है बच्चों को डर के लगती है, बट वो उनको मजा आता है। वो डर फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल।
कुलदीप साहब, आपने हमें इस वुशु गेम के बारे में इतना समझाया, हमारे नाजरीन को इसके बारे में बताया। लास्ट के कुछ चंद लम्हात बचे हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन को थोड़ा सा गाइड करें कि हमारे जो बडिंग जो प्लेयर्स है वो इस गेम में आना चाहे, वो किस तरह कर सकते हैं अपने आप को एनरोल, या इस गेम की तरफ किस तरह वो अपने आप को ज़्यादा रुजू करे। सर, इन केस अगर आप यू आर डिटरमाइंड दैट यू अगर अपने गेम को ऑप्ट करना है कि भाई मैंने प्रोफेशन बनाना, तो प्रोफेशनली इसको माइंड में लेना है कि मैं ये करूँ, और जो भी इसमें ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे मैंने उनको ओवरकम करना है। सही। तो यू शुड बी वेरी फाइन बाय माइंड कि मैं डिटरमाइंड हूँ, डेडिकेटेड हूँ, डिसिप्लिन हूँ। अब सबसे बड़ी बात है कि डिसिप्लिन होना चाहिए। तो आप अगर ये चीज़ आपने माइंड में रख दी तो आपको कोई डिरेल नहीं कर सकता है जी, ठीक है ना। और आपके पीछे बूस्टर्स, मॉरल बूस्टर्स भी होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ, मुझे भी साथ साथ वक्ता मुझे मॉरल बूस्ट भी मिला। जैसे मैंने आपको बताया एशियन गेम्स में गया 2014 में, पीएम साहब ने हमें बुलाया था, मोदी साहब ने, तो उन्होंने बड़ा इंकरेज किया। 2018 में उन्होंने हमें 3 घंटे बैठे, एक प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ बैठा 3 घंटे, बड़ी बात है। तो यहाँ पर भी द्रोणाचार्य मिला, गवर्नर साहब ने वो किया, प्रेसिडेंट साहब से मिला। तो ये जब आप एक्सलेंस अचीव करोगे, मतलब इंटरनेशनल लेवल, तो आपको मॉरल बूस्ट मिलता ही रहेगा। और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स इज द बेस्ट कैरियर नाउ एज ऑफ नाउ। सही। और कुलदीप साहब, हमारे जो बहुत सारे नौजवान जिन्होंने ये प्रोग्राम इस वक्त देखा होगा, उनकी भी ख्वाहिश होगी कि हम, अगर हमें कोच चाहिए तो कुलदीप साहब जैसा चाहिए। तो आपके साथ राब्ता कैसे वो कायम करें, क्या उनको करना चाहिए ताकि आप उनको फिर कल को कोच करें? मेरे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट से मेरे डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स है। स्पोर्ट्स काउंसिल में उनका रिकॉर्ड पड़ा है कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट्स में जो आना चाहता है। स्पोर्ट्स काउंसिल में रिकॉर्ड है कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रिक्ट्स है। मेरा नंबर भी हर जगह मिलेगा, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते। नहीं तो डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ में जब भी मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं 10-12 दिन हूँ, मैं ऑल डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 3-3 जगह जाऊँ और वहाँ पर बच्चों के साथ मिलूँ, इंटरेक्ट करूँ, और थोड़ा सा लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उनके साथ में शेयर करूँ, सो दैट कि वो भी आने वाले समय में उनको यूज़ करें और अपना नाम देश के लिए, स्टेट के लिए रोशन और करें। बहुत कुछ आपने अचीव किया है, बहुत ख्वाब पूरे हुए हैं, कुछ अधूरे ख्वाब हैं, कुछ जो अभी भी जिनको पूरा करना बाकी? नहीं, ऊपर वाले के सर बस ये है कि बस हर किसी को नहीं, आगे मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं, तो सोचा टारगेट होगा तो ना? है। टारगेट मेरा जो है दैट इज, अब आपने एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट पहले कि मतलब बहुत सारा अचीव किया तो मैं बस आराम करूंगा, बट नहीं, जो ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पे आ गई और मेरे पे ज़्यादा फोकस होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी और स्टेट का भी, और बच्चों को भी मेरे पे ज़्यादा फोकस है। मेरा जो टारगेट है आने वाला दैट इज़ 2022 एशियन गेम्स जो चाइना में हो रही है, और ओलंपिक यूथ ओलंपिक्स गेम्स हो रही है, डक्कर में थी बट शायद दैट इज बीन पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ दिस कोविड। तो वो टारगेट है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर मैं गोल्ड मेडल लाऊं, और वो गोल्ड मेडल मेरा टारगेट रहेगा कि JNK से आ जाए, तो आई विल बी वेरी सेटिस्फाइड एट दैट। जी, तो ये है कि टारगेट मेरा वो है, वो अचीव करेंगे। वारिया सवाल पृछेस तो यथ प्रोग्रामस मज वन वत अस आखिरी 1 मिनट कशिर पट कह त पैगाम यु तुह ये वतन पन्न लुकन यू वन कैसा, द शो इज ऑल योर्स, द कैमरा इज ऑल योर्स। बस यह कि पन मोल मोज तिमन गज इज्जत कर, तिमन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। जो आप जिस तुम हेचनावान कोच उसकी इज्जत करो। पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि पढ़ाई अगर आपकी अच्छी हो, पढ़ाई अगर तो असल छो तेल हेकु तो एक्सल करे स्पोर्ट्स में, उसका बेनिफिट तभी जाके मिलेगा। खेलो, गिंदू, असल पढ़न गिंदू, अगर आपने तु गिंदुन, अगर आपने अचीव करना है खेलने में गिंदुन छू, तो यू 3 थिंग्स कीप इन माइंड, दैट इज डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। जब ये 3 चीज़ आप में ज़िंदगी में आ गए तो हेकु कुन जाते क्या तो अचीव करिए। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप साहब हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकालने के लिए। अल्लाह करे कि आप आगे और तरक्की की मंजिलों को तय करें और आप अचीव करें और हमारे प्लेयर्स की बहुत अच्छे से कोचिंग करें। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपने भी आज का प्रोग्राम जो है एंजॉय किया होगा, और इनकी जो एक सक्सेस स्टोरी है हमारे आज के मेहमान की, इन्होंने जो कुछ अचीव किया होगा वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि प्रोग्राम में ये 1 घंटा कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। कल फिर हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम को लेकर, एक नए मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक आप अपना और अपने दूसरों का, अपने अपनों का ख्याल रखिए, SOPs गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो देखते रहिए जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।